अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 का नेम है कंस्ट्रक्शंस एंड लोसाई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। हमारे पास एक कंपास होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। या पेंसिल लगा लें या मार्कर लगा लें आप। मार्कर लगेगा 606। ठीक हो गया। डी चाहिए हमें, स्केल चाहिए। अगर पेंसिल है तो हमारे पास रेजर और शार्पनर होगा, कंपास होगा, पेंसिल होगी। एक पेंसिल एक्स्ट्रा रख लेते हैं हम। मार्कर है हेडिंग देने के लिए कंस्ट्रक्शंस की, और पेन है हमारे पास कंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए होता है। ठीक है ना? ये चीज़ें हमारे पास पास होनी चाहिए उस वक्त जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। ठीक हो गया ना? इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत होगी। इन चीज़ों के बगैर ये चैप्टर सॉल्व नहीं होगा। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नेम है हमारे पास लोसाई एंड कंस्ट्रक्शंस। जी, इस चैप्टर्स के अंदर लोसाई इंट्रोडक्शन है हमारे पास। लोकस, प्लूरल लोसाई। लोकस है हमारे पास सिंगुलर और उसका प्लूरल होता है लोसाई। ठीक हो गया। इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, वो नुक्तों का वो मजमू है डैट फॉलो अ गिवन रूल, जो एक रूल फॉलो करता है। लोसाई आर आल्सो यूजफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द पैटर्न। तो हमारे पास लोसाई हमें मज़ीद मदद देता है समझने के लिए किसी भी पैटर्न की कैसे, क्या चीज़ कैसे बनाई गई है, उसकी प्रिडिक्शंस कैसे हुई है, उसकी प्रिडिक्टिंग कैसे हुई है। ये हमारे हेल्पफुल होता है समझने के लिए। ठीक है। अब ये डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशंस के आपको मैक्सिमम बोर्ड के अंदर में भी 1 नंबर दे दें या 1.5 मार्क्स दे दें आपको। ठीक है। 0.5 मार्क्स आपके कट आउट हो जाने हैं। वो कट करवाने के बजाय आप इसके मार्क्स बनाएंगे एग्जाम्पल लिखकर। लोसाई की यहाँ एग्जाम्पल बन जाएगी। मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। इसलिए मैथ के पेपर में आपके पास कैलकुलेटर, कंपास, डी वगैरह ये होना चाहिए, ज़रूरी है। अब मैंने ये एक पॉइंट ओरिजिन यहाँ से ओ से ये पॉइंट ड्रा किया है। अब इसके जो पॉइंट होंगे यहाँ पर, ये जो सा सर्कल होता है आपको पता है, ये पॉइंट्स की शक्ल में, लोकस की शक्ल के अंदर ड्रा होता है। छोटे छोटे करीब करीब डॉट होते हैं इसके। अब ये एक से ज़्यादा है तो लोसाई, ये जो सा है लोकस है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये ओरिजिन होता है। इसको हम कहते हैं जी ओरिजिन या सेंटर पॉइंट। यहाँ हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका लोकस होगा। लोकस हम पी कह देते हैं। द पॉइंट पी इज अ लोकस। ठीक हो गया। ये एग्जांपल हो जाएगी हमारे पास लोसाई या लोकस की। ठीक है। लोसाई होगा तो ये प्लूरल होगा। ठीक हो गया। इसको लोकस और लोसाई पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आगे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी हुई है उसने, रीड आउट कर लेते हैं। मे बी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हेल्पफुल होगी। फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए कंसिडर 2 पीपल, 2 लोग, वॉक अराउंड अ रूम, एक रूम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ईच मेंटेनिंग, हर एक का फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है फ्रॉम द अदर, एक दूसरे के। यानी एक शख्स यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है। अब वो रोटेट कर रहे हैं, अब मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि जब वो यहाँ से यहाँ गया और तब वो यहाँ से यहाँ आ गया, अब भी सामने एक दूसरे के अपोजिट साइड पर खड़े हुए। द पॉसिबल लोकेशंस आर वेयर ईच पर्सन फ्रॉम a specific path by studying these लोसाई। अब वो पॉइंट 1 से 2 हो गया, ये 1 से 2 हो गया, अब ये लोसाई हो गए। We can predict where each person might be relative to the other at any time, किसी भी लम्हे में, in context like tracking, satelliting, ऑर्बिटिंग अर्थ। ये सारी चीज़ें हमारे पास उनके रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि 24 घंटे में ही अर्थ एक दिन का चक्कर काटती है। ठीक हो गया। अब ये फिक्स पॉइंट है, 24 घंटे के अंदर ही होना है। अब उसका 24 घंटे बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाना है। ये उसका फिक्स पॉइंट हो जाता है। इसको कहते हैं लोकस यानी लोसाई। नेक्स्ट है हमारे पास, ये साथ साथ डेफिनेशंस की निशान लगा लें, आपने ये याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा वो डेफिनेशन ही होगी। वो एक आए दो आए, इस चैप्टर से 2 डेफिनेशंस आएंगी।
तो वो यानी कि शॉर्ट में जो भी आएगा वो डेफिनेशंस ही होंगी। ठीक हो गया ना, इस बात की कंफर्मेशन है या आपने अंडरस्टैंड कर लेना, इसलिए इस चैप्टर की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में इस चैप्टर से जो लॉन्ग आएगा वो 11.1 आपकी इंक्लूड है, 11.2 आपकी एलपी के मुताबिक कैंसिल हो चुकी है, तो वो हमने नहीं करनी। 11.1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल। A triangle is a closed figure having three sides and three angles. ये ट्रायंगल की डेफिनेशन होगी। There are two types of triangle. Sides of triangle, angles of triangle. Sides के लिहाज से और angles के लिहाज से। Sides, triangles of sides यानी sides of triangle, triangle की sides के लिहाज से, angles of triangle, triangle के angle के लिहाज से, and angles of triangle, triangles of angle, एंगल के लिहाज से। अब साइड्स के लिहाज से भी इसकी तीन टाइप्स हैं और एंगल्स के लिहाज से भी इसकी तीन टाइप्स हैं। टोटल इसकी 6 टाइप्स हो जाएंगी। अब साइड्स के लिहाज से देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड, और देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल में जो एंगल्स के लिहाज से। साइड्स के लिहाज से scalene triangles are such triangle which have all the sides are of different in length. ऐसे ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स लेंथ के लिहाज से मुख्तलिफ हो उसे स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अब आपने इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम जब बनाएंगे आपने एक ट्रायंगल बना देनी है, ठीक है ना, वो स्केलन ट्रायंगल होगी। चाहे इसके ऊपर आप साइड्स लिख दें या नहीं लिखें, ये एक स्केलर ट्रायंगल। आप इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, ये एक स्केलर ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल, ये एक स्केलर ट्रायंगल। अब हमें कैसे पता चला ये स्केलर ट्रायंगल है? जब हम नेक्स्ट 2 करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ हमें इसकी पहचान कैसे होती है। टीचर ये कैसे पहचानेगा कि ये स्केलर ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आर द ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट वन इन डिफरेंट। एक मुख्तलिफ में होती है और दो इसकी मेजर में इक्वल होती है। अब मैं कैसे बताता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अंदर दो साइड्स एक जैसी होती हैं, ठीक हो गया नहीं? ये बात आपने याद रखनी है। ये मैं आपको ट्रायंगल आपने स्केल से बनानी है, आपके पास स्केल होना चाहिए, ठीक है ना, खूबसूरत से। अब दो साइड्स के अंदर आपने एक लाइन इधर लगा लें और एक लाइन इधर लगा लें। अब हमें इससे पता चल जाता है कि ये जौन सी है आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं लगी होती वो हमारे पास स्केलर ट्रायंगल होती है, और जिसके ऊपर दो लाइनें लगी हों आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर लिख लें, इतनी बड़ी बनाएं ताकि वो वाज़ह नज़र आए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की डायग्राम होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ, जिसमें तमाम की तमाम, थोड़ी सी डेफिनेशन को बड़ा कर लें, इतना भी लिख लेंगे, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल इन लेंथ, तमाम साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल इन लेंथ होती है, इस कार्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह से लिखें, थोड़ी सी बड़ी होगी डेफिनेशंस, ठीक हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर क्या होगा, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक हो गया। लेट्स सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे पता चलेगा? इसकी तीनों साइड्स पे आपको लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पर। अब ये होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तीनों लाइन इस बात को शो करती हैं कि तीनों की तीनों साइड्स इक्वल इन मेजरमेंट है। इक्वल इन मेजरमेंट की वजह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक हो गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ आर, एक्यूट मीन होता है छोटा, ऑल एंगल्स आर ऑफ मेजर ऑफ लेस देन 90 डिग्री। A type of triangle, acute angle triangle, such triangle in which all angles are of measure less than 90 degree is called acute angle triangle कहलाती है। अब तमाम एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे। आप कोई भी ट्रायंगल बना लें,
एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, कंपलसरी आपने देनी ही देनी है, क्योंकि डेफिनेशंस बाद में पढ़ी जाती है, एग्जाम्पल पर नज़र पहले जाती है। जब एग्जाम्पल पर नज़र पहले चले जाएगी तो वो समझ जाएगा, इस बच्चों को पता है कि ये डेफिनेशन किस बात की है। अब यहाँ एक तरफ मैं बना लेता हूँ, ऑल एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ हमारे पास लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री से स्मॉलर है। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती है। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, पहले बेस वाली लाइन लगाते हैं हम, ये वाली, फिर आपने इस तरफ से एक लाइन लगा देनी है इस तरफ से जो 90 से बड़ी होगी। ठीक हो गया, ऐसे, और इसको इससे मिला देना है आपने, तो ये ट्रायंगल प्रॉपर बन गई। क्योंकि ट्रायंगल कह रहा है तो हमने एंगल नहीं, सिर्फ ट्रायंगल भी बनानी है हमने। अब यहाँ जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, इसका सैम्बल ऐसे चेंज हो जाएगा। स्मॉलर के अंदर जिसको स्मॉलर शो करना था उसकी तरफ ये हमारे पास वन एज होता है। यहाँ कहें जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है क्रोकोडाइल का, यानी मगरमच्छ का, जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है वो चीज़ छोटी होती है। इस तरह जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है वो चीज़ छोटी होती है। ठीक हो गया ना, हमारे पास ये, हमारे पास ये सॉरी, जिसकी तरफ क्रोकोडाइल का मुंह, ये हमारे पास लेस देन थीटा लेस देन है 90 ग्रेटर है, तो जिसकी तरफ ये चीज़ ओपन है, क्रोकोडाइल का फेस ओपन है, वो चीज़ बड़ी है। अब इस तरह ये थीटा बड़ा है 90 डिग्री से, तो मैंने तो इस सिंपली ये सैम्पल्स को इस तरह से माइंड में रखा हुआ है कि जिसकी तरफ टू एजेस होते हैं ना, वो चीज़ टू एजेस हैं तो वो चीज़ ग्रेटर है, जिसकी तरफ वन एज है वो स्मॉलर है। टू एजेस है, ये हमारे पास टू एजेस है, तो वो चीज़ ग्रेटर है। अब कोई ऐसी डायग्राम जो 90 के एक्चुअली 90 डिग्री के बराबर हो जाए, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। देखो, a triangle is said to be the right angle triangle if they have at least one angle, कम अज कम एक एंगल भी exactly 90 डिग्री, उसका एक एंगल भी 90 डिग्री का गया, इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल बी थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास our triangle is said to be the acute angle triangle if they have all the angles are less than 90 degrees, there all the angles are less than 90 degrees, इसके तमाम के तमाम एंगल लेस देन 90 डिग्री हुए। इफ दे हैव वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसका एक, इसके तमाम के तमाम 90 से छोटे जो नहीं, इसका एक भी 90 से बड़ा हो गया तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगी। ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इतना बड़ा नेम है, और ये राइट है, राइट एंगल ट्रायंगल। आपने नाम लिखना बेशक इसकी बेस पे लिखना है आपने, क्योंकि जब आपने एग्जांपल देनी है इसका नेम साथ साथ लिखना है, और एग्जांपल में ये डायग्राम बनानी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये शॉर्ट क्वेश्चन में, डेफिनेशन में भी और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक हो गया ना, पेज नंबर 201 है हमारे पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, डिफाइन ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। The sum of measure of any two sides of a triangle is always greater than the measure of the third sides. हाँ, इसका opposite भी हो सकता है। On the other hand, the difference of measure of any two sides of a triangle is always less than the measure of the third side. जमा करें, दो साइडों को जमा करें, तीसरी से बड़ा आंसर आना चाहिए, दो साइडों को माइनस करें, तीसरी से छोटा आंसर आना चाहिए। ये यहाँ तक कर लें। अब ये डायग्राम बना लेने। फॉर एग्जाम्पल 8+5+7 ग्रेटर देन 8। अब ये सारी की सारी एग्जाम्पल दे दें, चाहे एक दे दें चाहे तीनों के तीनों नाम दे दें, तो ये आपने डायग्राम बना लेनी। इसकी एग्जाम्पल बुक पे बनी हुई है, इस वजह से मैं एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूँ इसके। ठीक हो गया जी, ये था हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। इसके बाद आता है हमारे पास एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल दी साइड्स आर इक्वल इन मेजर। तमाम साइड्स इक्वल इन मेजर होगी। एक एक्यूट होता है जो 90 से छोटे हो तमाम एंगल, तो इक्विलेटरल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल, और राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होता क्योंकि उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक हो गया, तब उसकी साइड्स तमाम एक बराबर नहीं होगी, एक हाइपोटेनियस साइड आ जाएगी, वो ग्रेटर होती है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है
अब व्हेन, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, देखोगे ना, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन वी कैन ड्रॉ एनी लेंथ। जब 3 साइड्स गिवन हो तो हम कौन सी लेंथ पहले ड्रा कर सकते हैं, कोई भी लेंथ आप पहले ड्रा कर सकते हैं। ये वो एंगल है जिन्हें हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपास। और इसके अलावा अगर आ जाए 56 आ जाए, 59 आ जाए, 73 आ जाए, तो वो नंबर, ये एक्चुअल नंबर, ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट किया इस तरह से एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। विच वन इज कैन नॉट बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द कंपास, कंपास की मदद से कौन सा नहीं ड्रा किया जा सकता, तो वो हमें फिर क्या करने पड़ेंगे, हमें प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रा किया, ये प्रोट्रैक्टर से भी ड्रा किए जा सकते हैं और कंपास से भी ड्रा किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंगल जैसे 37 हो गया, 35 हो गया, 32 हो गया, ऐसे एंगल जो से हैं कंपास से ड्रा नहीं किए जा सकते। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास आ जाती हैं नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये। अब इसके बाद आता है, हाँ एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है एम्बिशियस केस, और हमने एमसीक्यूज Ambitious case occur when we given two sides and the angle opposite one of these is less than 90 degree। जब आपके पास दो साइड्स हो और एक एंगल हो, वन एंगल हो, और वो भी लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल भी होना चाहिए तो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमारे पास एम्बिशियस केस बनेगा। ठीक हो गया। दो साइड्स हो, एक एंगल हो, और एंगल भी हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। Define perpendicular bisector. A perpendicular bisector is a line that intersect a line segment at right angle and divide it to इक्वल पार्ट्स, और इसे दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, इस कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, एक लाइन है डेट इंटरसेक्ट अ लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है। याद रखिएगा एक लाइन है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जो एक लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है, और लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं। ठीक हो गया। और वो भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक हो गया। ये है जी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अब इसको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है जी, बाइसेक्ट करती है जी हाँ लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो वो इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ एंगल को भी दो हिस्सों में तकसीम कर रही है और साइड्स को भी दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास मीडियन। A median of a triangle is a line segment that join a vertex to the midpoint of the side that is opposite to the vertex। अब opposite vertex से आने वाली opposite side जो सी है उसको a median of a triangle is a line segment, एक line segment है that join, जो join कराई जाती है a vertex to the vertex को to the midpoint of the side, midpoint side के vertex के join करवाती है जी। चलेंगे अब हम देखते हैं जी क्या डेफिनेशन कह रहा है जी। ये एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स बोलते हैं हम कॉर्नर पॉइंट को, ये एक ट्रायंगल है। ठीक हो गया। मिड पॉइंट क्या है जी, जो वर्टेक्स को ज्वाइन करवाती है उसकी ऑपोजिट साइड्स के बिल्कुल दरमियान में ये जो लाइन आई है इसको कहते हैं मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। स्टिकी नोट्स ले लें उसके साथ आप इसको इसके ऊपर ही बना लें। देखो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स आपने एग्जांपल देनी है, कोई ऐसी एग्जांपल्स बहुत सी होंगी मीडियन ऑफ
ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, आपकी बुक के मुताबिक जो आपका चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल दी। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, अब ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, किसी भी साइड से ऑपोजिट वर्टेक्स तक जाना है, और तीन भी हो सकते हैं, हम इस तरह से भी मिला सकते हैं। ये एक हो गया, ये ऐसे दो, ये तीन हो जाएंगे। ठीक हो गया हमारे पास। ये हम मैंने एक ही बनाया ताकि आपको क्लियरेंस रहे। ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल आ जाती है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इससे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी दूसरी डेफिनेशन इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से बन रही है। ठीक हो गया। A point of concurrency is a single point, एक single point where three or more lines, rays, line segment intersect or meet in a geometric figure, एक geometric figure के अंदर meet करती हैं, इसका hard point of concurrency। ठीक हो गया। This concept is commonly used in a triangle, triangle के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल, where several important type of point of concurrency exist। ये definition हमारे पास आ गई। अब मैं point of concurrency की डायग्राम बना देता हूँ। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की डायग्राम क्या बनेगी, चाहे वो लाइन हो, रे हो, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ही कहलाएगा। वो सिंगल पॉइंट है। अब यहाँ से आप बेशक ये तीन लाइन ऑपोजिट वर्टेक्स से ड्रा कर लें, चाहे वर्टेक्स से ड्रा हो चाहे नहीं हो, साइड से वर्टेक्स से गुजरे। हम आगे एग्जांपल्स यहाँ एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ये देखिए लाइन मैंने बाहर निकाल दी। ऐसे भी हो सकती है, वो रे भी हो सकती है, वो लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। ये मैंने बनाई है लाइन सेगमेंट्स। ठीक हो गया। अब ये ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है ना, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास सिरकम सेंटर। जी, इसके बाद आता है सिरकम, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ट्रायंगल इसका साइड्स का हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिरकम सेंटर होगा। अब सिरकम सेंटर में सिर्फ साइड्स का, यही मैंने आपको बात की। अगर लाजमी नहीं है कि ये वर्टेक्स से गुजरे, वर्टेक्स से नहीं गुजरता, ये मैं बना देता हूँ कि किस बात का जिक्र कर रहा है जी। वो कर रहा है जी, अगर वो साइड के लिहाज से साइड को बाइसेक्ट करे और वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिरकम सेंटर होगा। अब सिरकम सेंटर में हमारे पास ये मैं लेट्स सपोज कर रहा हूँ, ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, और ये लाइन यहाँ से गुजर रही है। ठीक हो गया। अब इसको मैं, ये पहले मैंने लाइन सेगमेंट बनाए, इसको मैं लाइनें बना लेता हूँ। रे भी हो सकती है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, इसको पॉइंट ऑफ, इसको सिरकम सेंटर कहेंगे। ओ है ये सिरकम सिरकम सेंटर कहेंगे, जो साइड से गुजरता है, एंगल से नहीं गुजरता। एंगल होते हैं हमारे पास, जहाँ वर्टेक्स होते हैं वहाँ होते हैं एंगल्स। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। लाजमी नहीं सेंटर में बने, ये देखिए हमारे पास आपके पेज में, पेज नंबर 205 में एग्जाम्पल भी बनेगी। ये भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ओ यहाँ पे मिल रहा है, ये भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ओ यहाँ पे मिल रहा है। ये साइड्स का हो गया, ये हमारे पास पॉइंट कंकरेंसी आएगा। अभी मैं बता देता हूँ आगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इस सिरकम सेंटर के बाद दो डेफिनेशन नीचे मौजूद है, लेकिन मैं पहले आपको डेफिनेशंस करवाता हूँ इन सेंटर की। इन सेंटर में क्या कहता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सिर्फ यही डिफरेंस है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। सिर्फ यहाँ पर साइड्स की जगह क्या आ जाए, अगर एंगल आ जाएगा तो इन सेंटर, सिरकम सेंटर से वो इन सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना, यही डेफिनेशन आपकी बन जाएगी सिरकम सेंटर। अब उसमें क्या एंगल की बनानी पड़ेगी हमें, डायाग्राम। अब एंगल की डायाग्राम में
अब यहाँ क्या बनाने के पड़ेंगे आपको, 3 एंगल, 1 2 3। अब यहाँ चाहे आप यहाँ तक बना ले, चाहे आप इसको लाइन कर लें, ये मैंने लाइन सेगमेंट कर दी, ठीक हो गया। अब ये जो आएगा हमारे पास ओ, इसको बोलते हैं इन सेंटर, इसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हो गया इन सेंटर। अगर साइड बाइसेक्टर है वो है सर्कम सेंटर, ठीक है नहीं, ये बात आपने याद रखनी है। आगे आ जाती है हमारे पास सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, मीडियन कहते हैं तो ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स से साइड तक का जाने वाला और साइड के बिल्कुल दरमियान में आएगी वो पॉइंट, तो वो हमारे पास आ जाएगा सेंट्रॉइड। अब यहाँ क्या आएगा जी, सेंट्रॉइड की डायग्राम सिंपल सिंपल तीनों डेफिनेशंस की डायग्राम मिलती जुलती बन रही है, ठीक है ना। अब इसमें वहाँ हमने साइड बना दी, यहाँ हमने एंगल बना दिया। अब इसमें क्या करना है जी, ना हमने साइड बनानी ना हमने एंगल बनाना, हमने सिंपल ऑपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे ले आना है जी साइड के। तो ये जैसे हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की डायग्राम बनाएगी, ऐसे ही ये हमारे पास आ गया जी सेंट्रॉइड, ठीक है ना। अब ये जो आ गया इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये आ गई सेंट्रॉइड की। अभी देखिए हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की थी और यही सेंट्रॉइड। अब साइड से गुजरेंगे सर्कम सेंटर हो गए, बिल्कुल एंगल को काट के गुजरेंगे इन सेंटर हो जाएंगे। अब यही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी सेंट्रॉइड हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से इसी ने हो जाएगा, उसने ये कहा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मीडियन, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन, मीडियन की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, ठीक हो गया। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन, मीडियन की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन, मीडियन की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इसलिए मैंने मीडियन ये बनाया, इन मीडियंस की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद आई थी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ एंगल बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था एंगल। एन एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन रे दैट डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, क्रिएटिंग an angle bisector is a line ray divide an angle into two equal parts, two smaller angles that are congruent of triangle। यहाँ ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कहना है आपने, ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल के ही कहना है, इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, या यहाँ कह लें आप, यहाँ कह लें ऑफ ट्रायंगल, यहाँ मिस्टेक है याद रखिएगा, ये कंपलसरी है, ऑफ ट्रायंगल ही कहना है, नहीं तो ट्रायंगल के बगैर एंगल बाइसेक्टर और भी चीज़ के हो सकते हैं, स्क्वायर का भी हो सकता है, यहाँ उसने ट्रायंगल ही कहा है और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, कंग्रुएंट होते हैं यहाँ, ये ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यही डेफिनेशन। लेकिन यहाँ एंगल बाइसेक्टर में हमारे पास एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो एंगल, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब इक्वल पार्ट्स में इसको एक ही बना लेता हूँ, चले हमारी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ना भी बने इसमें, लेकिन एंगल बाइसेक्टर बन जाए, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी डायग्राम छोटी कर दी है। ये एंगल बना हुआ लेट्स सपोज एक, अब इसको बाइसेक्ट करना है हमने, ये आ जाएगा जी एक लाइन है, इसको ये हो गया जी एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर अगर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इस वजह से ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर हो गया। देखो यहाँ भी ये भी एंगल बाइसेक्टर है, इसको राइट बाइसेक्टर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, इसको एंगल बाई, ये एंगल ही है 90 दो इक्वल में, यहाँ साइड्स भी हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एंगल और साइड्स को दोनों इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अगर एंगल अकेला टूट जाए उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं,
साइड्स बाइसेक्टर होता है ये हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर होता है ये हमारे पास। लेकिन यहाँ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की बात करिए तो हमें ये वाली डायग्राम बनानी पड़ेगी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ आर ट्रायंगल। एल्टीट्यूड इज आर रे ड्रॉन, रे यहाँ बात कर रहा है, लाइन भी हो सकती थी, लाइन सेगमेंट भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक के मुताबिक वो एल्टीट्यूड इज आर रे, रे की बात कर रहा है, ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम आ वर्टेक्स। ठीक है ना, रे लाइन और लाइन सेगमेंट, अगर आप तब लिख रे लाइन और लाइन सेगमेंट तीनों चीज़ें लिख देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग भी एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जब आपने रे लिख दी तो रे के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देनी। फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये हमारे पास क्या होता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, और एल्टीट्यूड होता है हमारे पास कंकरेंट होता है, किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कंकरेंट होता है। देयर आर एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच मीट, देयर आर 3 एल्टीट्यूड। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, कितने एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, इसलिए उसके 3 ही एल्टीट्यूड होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। जो मीट एट अ सिंगल पॉइंट पे होता है। अब यहाँ हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एल्टीट्यूड को हाइट ऑफ अ ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक हो गया। ये जो लाइन है, ये जो लाइन, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। मैंने एक बनाया, 3 भी हो सकते हैं, ये इधर से भी इधर जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, और वो एक ही पॉइंट पे कंक्रूट होंगे, जैसे ये, जैसे ये, ठीक है ना, ये एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है, ये एक ही पॉइंट पे कंक्रूट होते हैं, और 3 ही लाइन है, एल्टीट्यूड 3 होते हैं, एक ट्राइंगल के 3 ही एल्टीट्यूड होते हैं। मैंने सिंगल बनाकर आपको शो कर दिया। ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड का जो इसने कहा है, ये पॉइंट विच मीट एट अ सिंगल पॉइंट, अब सिंगल पॉइंट पे जो मिलते हैं उसे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कह देंगे, और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को ऑर्थो सेंटर कहेंगे। एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा उसको ऑर्थो सेंटर कहेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। एल्टीट्यूड का जो पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट जिसमें मिल रहे होंगे, उसको ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ये तरतीब वाइज ऐसे डेफिनेशन बनाई हुई हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपने एग्जाम्पल देनी है, आपने कोई भी एग्जाम्पल में चेंजिंग नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू योर बुक देनी है हमने। हाँ, इसमें उसने रे की बात की थी तो रे ही बनानी है हमने, रे के अलावा कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ भी हमें 3 रे बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एल्टीट्यूड में वो रे आपकी डेफिनेशन, अगर रे लिख रहे हैं अकेला तो रे की बात के अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बनानी है। अब ये तीनों सिंगल पॉइंट पे मिलने चाहिए, और इसको हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ये जी हमारे पास ये क्या आ गया, ऑर्थो सेंटर आ गया जी, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, हाँ आई थिंक सो तकरीबन डेफिनेशंस ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी में से ज़्यादातर इसी में से आएंगी। हाँ, कुछ एक आध डेफिनेशन यहाँ पड़ी हुई है, लोसाई की डेफिनेशन बार रिपीट हो गई है, ये आपने वही कर लेनी है। इन लैटिन द वर्ड लोकस इज डिफाइन, ये हमारे पास लैटिन जुबान से लिया गया है, लोकस ड्राइव्ड बाय द इंग्लिश टर्म लोकेशन, जो इंग्लिश टर्म में बाद में चेंज कर दिया गया। इसके बाद आता है लोसाइन 2 डायमेंशन सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो जिसका डिस्टेंस लोकस, ये देखें इसका डिस्टेंस फिक्स होता है। अब ये जो सा है हमारे पास सर्कल, इसका आ लोकस, आपने डेफिनेशन सर्कल की इसी अकॉर्डिंग बुक के करनी है, आपने और कोई डेफिनेशन नहीं करनी, मुख्तलिफ डेफिनेशन होंगी सर्कल की, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन लोसाई से रिलेटेड दी गई है वही आपने डेफिनेशन करनी है सर्कल की। द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस इज
कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जिसका ओरिजिन से फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। लोकस की डेफिनेशन फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। अब वो सारे के सारे फिक्स पॉइंट रहेंगे। अब वो 1 2 3 4 मुख्तलिफ पॉइंट फिक्स होते रहेंगे। अब ओ से पी इसका डिस्टेंस फिक्स हो गया। अब हमें ड्रा करने पड़ेंगे जब मुख्तलिफ पॉइंट, तो वो सर्कल पॉइंट बन जाएगा। तो a parallel line, the locus of a point whose distance from a fixed line, lines fixed point और लाइन से ही उसका डिस्टेंस इक्वल हो जाए, आर पैरेलल लाइन L1 एंड M इज कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। ये इसकी एग्जांपल हो गई, ये LP और ये AB, इसका और इसका डिस्टेंस एक दूसरे से बराबर हो गया, ये ले। अब इसके बाद में आता है हमारे पास सॉसेज शेप। अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट क्रिएट अ सॉसेज शेप। सॉसेज शेप की ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक हो गया। अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस, यहाँ से ए से बी, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ए बी, इसका ए बी का डिस्टेंस एक दूसरे के लिहाज से इक्वल है, ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, सॉसेज शेप होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कर लिया है, यहाँ हमारे पास मैंने आपको बताया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बना लिया हमने। उसके बाद आती है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर भी हमने कर ली है, जैसे कि ये हमारे पास आ जाती है एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमने डेफिनेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी दो डेफिनेशन सर्कल की, पैरेलल लाइंस की, यानी पैरेलल लाइंस में ही सॉसेज शेप आए थे। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, इससे आगे हमारे पास हमारा सिलेबस कैंसिल हो गया है। इससे आगे जो सा है ना हमारा सिलेबस कैंसिल हो गया है। यहाँ से नेक्स्ट हमारा सारा सिलेबस ALP के अकॉर्डिंग कैंसिल हो चुका है। हाँ जी, अब हमारे पास आती है जी हमारी एक्सरसाइज 11.1। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद अ गिवन मेजरमेंट एंड वेरीफाइड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। दो चीजें, एंड वेरीफाइड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट, वो कंकरेंट हैं, ये हमने शो करना है। 5 6 चलें जी, अब हम करते हैं जी अपने क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 11.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमने ट्राइंगल ABC बनानी है, मेजरमेंट AB, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। मैं अब सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ जी। अच्छा, AB उसने कहा जी 5 सेंटीमीटर, तो हमने जी डायग्राम ड्रा करने की कुछ स्पेस छोड़ लेनी है। हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 सेंटीमीटर का है जी। मैं 7 लाइनें छोड़ के ना सॉल्यूशन से नीचे ये यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। सबसे पहले आपने पेंसिल को शॉर्प कर लेना है। एक पेंसिल आपने, इसलिए एक पेंसिल एक्स्ट्रा रख लेनी है आपने। 0 से 5, ये 5 से 0 सेंटीमीटर तक मैंने जी लाइन लगा ली। 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक आपने लाइन लगा लिया आपने, ठीक हो गया। अब ये जो लाइन है मेरी मेजरमेंट AB है जी, ए लाइन सेगमेंट है ये, सॉरी लाइन सेगमेंट आ गया मेरे पास। मेजरमेंट AB 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये मेरे एक लाइन मैंने ड्रा कर ली है जी 5 सेंटीमीटर की। अब आपने कंपास लेना है, एक पेंसिल ले लेनी है। पेंसिल को कर लेना है आपने शॉर्प अच्छे से।
अब आपने इसको कंपास में एडजस्ट करना है। कंपास में इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो दोनों नील है पेंसिल का और कंपास का, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। चाहे आपने इस तरह से स्केल के ऊपर रख के आपने इसको टाइट कर देना है। ठीक हो गया जी। अब इसको अच्छे से टाइट करना है, कोशिश करनी है कि आपने किसी क्लॉथ या अपनी शर्ट्स के इसको किसी तरह से आप घर से इसको एडजस्ट करके लेके जाएं या शॉप पर में भी ज़रूरत पड़ जाए आपको शॉप करने की। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि जी BC, अब हमें तो नहीं पता BC 6 सेंटीमीटर ड्रा करनी है, उसने कहा जी BC। अब आपने 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेना है। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर को आपने ऐसे ये लें, ऐसे रख के 6 पे आपने एडजस्ट कर ली, ये फिक्स होगी। अब लें जी यहाँ पर मैंने जी 6 सेंटीमीटर, आपने कोशिश करनी है पूरी 6 सेंटीमीटर हो। 6 पे मैंने नेल को रखा है जी कंपास के, और 0 पे रखा है जी मैंने पेंसिल के। अब मैंने आपने सामने इधर बिल्कुल यहाँ से सामने आपने एक लाइन कंपास ड्रा कर देनी है, आर्क ड्रा कर देनी है इस तरह से, बड़ी सी थोड़ी सी। ठीक हो गया। सॉरी, साथ साथ हमने कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखनी है, बहुत ज़्यादा इजी रहेगी अगर साथ साथ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन है जी हमारे पास नहीं, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा आ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट AB इज इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने क्या आर्क लगाई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये ड्रा एन आर्क 6 सेंटीमीटर विद सेंटर, क्या सेंटर लिया था जी मैंने, सेंटर लिया था जी B। चलिए आप कोशिश करें, चले मैं B कह देता हूँ जी, सेंटर लिया था B, मैं मार्कर से लिख लेना। अब आगे क्या करना है जी, आपने 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर अब आपने कंपास को ओपन करना है। 7 पे रखना आपने नेल इसका, और आगे जाना है जी आपने 0 पे उसके, क्योंकि आगे से मूव कर लेंगे। अब आपने क्या करना है जी, A पे रखनी है जी कंपास, पॉइंट A पे रखनी है कंपास, और आपने उसके ऊपर आर्क लगा देनी है। ठीक हो गया। ये आर्क थोड़ी बड़ी लगाने का ये बेनिफिट्स हुआ। अब ये इंटरसेक्ट कर दी। अब मैंने जी इसकी स्टेटमेंट लिखनी है जी, ड्रा एन अदर आर्क ड्रा एन अदर आर्क 7 सेंटीमीटर with center A in such a way that, इस तरह से कि in such a way that, इस तरह से कि it intersect या cut, intersect the previous आर्क, ये पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर जाए। साथ साथ लिखेंगे आपको याद रहेगी। पहले मैंने एक आर्क ड्रा कर ली 6 सेंटीमीटर की, फिर दूसरी आर्क ड्रा कर ली। अब हमने क्या करना है जी, साथ साथ लिखने का ये बेनिफिट्स होगा।
हाँ, अगर आपको याद है, याद रहती है चीज़, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें याद नहीं रहती ये चीज़ें, भूल जाते हैं, तो आपने फिर क्या करना है जी, बाद में भी लिख सकते हैं अगर आपको चीज़ याद रहती है। ठीक है ना, आपको कॉन्फिडेंस है या आपको ये है कि हमने याद कर लिया जी, तो कंस्ट्रक्शंस को याद कर लिया। अब मैंने क्या किया जी, इस पॉइंट को सी कह देना आपने, मैंने इसको पॉइंट सी कह देना। हाँ, इधर हमें लिखना पड़ेगा, देखा, ठीक है, विद एट सी, यहाँ पीवीएस आर्क एट सी, सी के ऊपर उसने जी इंटरसेक्ट किया है, क्योंकि हमें सी पॉइंट कहना पड़ेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट कहना पड़ेगा। इंटरसेक्ट पॉइंट कह दिया, उसके बाद आ जाता है ये मेरे पास। अब मैंने क्या किया था, मैंने सी को बी से भी और ए से भी ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन सी विद ए एंड बी। चलिए, कंस्ट्रक्शंस मैंने थोड़ी सी हेडिंग इधर करीब दे दी, मुझे अब थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको बताने के लिए। अब आपने क्या करना है जी, कोशिश करनी है आपने कि कंपास लेना है। अब आपने, अब हमारे पास यहाँ तक तो हमारी एक बात कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ तक हमारी, ये यहाँ पर हमारी आई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर आई 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी एक चीज़ तो कंप्लीट होगी, वो क्या कंप्लीट होगी, ये ट्रायंगल बन चुकी है हमारी, ठीक है ना, आधी स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा काम हो चुका है। अब क्या है जी, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक हो गया। आधी बात तो हमारी क्या हो गई है जी, यहाँ तक हो, जो उसने डिमांड की थी। अब हमने शो करना है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट है, ये शो करना है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है जी हमने। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है, आपने लेने जी कंपास, कंपास को कम मत कम आपने आधे से ज़्यादा या जितनी उसकी साइड्स है उतना ओपन कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ 5 सेंटीमीटर तक उसकी साइड थी, मैंने जी एक आर्क लगा लेनी है आपने। अब मेरी आर्क बन रही है यहाँ पर, थोड़ी सी मैंने साइड देनी चाहिए थी जगह। एक आर्क लगानी है आपने नीचे और एक आर्क लगानी है आपने ऊपर, ठीक है, सामने की तरफ। अब ये क्या है, विद सेंटर बी के साथ, ठीक है। अब इसी तरह ही ए पे ले जाना है इसको। अब आपने आर्क लगा देनी उसी से एक नीचे और एक ऊपर, एक आपने इस तरफ से लगाई आर्क और एक आपने लगा दी इस तरफ से। ये देखें, दो आर्क बन गई मेरी ऊपर और नीचे। अब आपने ज्वाइन करवा देना है जी इसको इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये आपने इस जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसको ए बी सी हो गया, इसको डी डी डैश कह दें, ठीक है ना। ये आपके पास मैंने जगह, अब नेक्स्ट में आपको बनाऊंगा तो थोड़ी जगह छोड़ूंगा ताकि आगे मेरा काम हो जाए। आपको ये नज़र आ रही होगी, ये डी डैश है, ये आपकी जगह छोटी होनी चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक रे गुजार दी। अब मैं इसकी स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ, आपने स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। मेरे पास इसकी स्टेटमेंट बन रही है जी, मैंने ड्रा किया जी, ड्रा एन आर्क ड्रा एन आर्क with center B
1 above and below from the line from the measurement A B मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है नहीं, ये पूरा लिखने के बजाय आपने ये लिख देना। एक मैंने क्या है जी, ड्रा एन आर्क विद सेंटर बी 1 अबव एंड बिलो फ्रॉम द मेजरमेंट ए बी से, ठीक है ना, विद सेंटर बी से किया। सिमिलरली अब हमने जी इसी तरह से मैंने ए से किया है जी, ड्रा एन आर्क विद सेंटर, ड्रा एन आर्क with center A 1 above and below, 1 above and 1 below, from measurement A B and it intersect the previous two arcs। इसने प्रीवियस टू आर्क्स को क्या करना, अब हमने क्या किया है, इसके बाद हमने किया जी ये रे ड्रा की थी डी एंड डी डैश is a perpendicular bisector of AB, D and D dash, D dash is a perpendicular bisector of मेजरमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब हमने इसी तरह से कंपास को ओपन रखें, अब मैंने ये ड्रा कर ली इस तरह से। अब इसके लिहाज से आपने ओपन कर लेनी जी, सी तक मैंने ओपन कर ली, लेट्स सपोज, ठीक हो गया। अब एक इधर अबव देनी और एक इधर बिलो, ठीक है। अब इस तरफ राइट साइड में बी सी के लिहाज से एक अबव एंड बिलो। अब सी के लिहाज से अबव, अब इधर बिलो, ठीक हो गया। अब इसी तरह से मैंने इसको ए तक ओपन कर लिया, अदर पॉइंट तक मिनिमम आपने इसके मिड सेंटर से ज्यादा रखना है, ठीक हो गया। अब यहां पर आपने अब बी सी के लिहाज से, अब ए इसके लिहाज से अब आपने कर लेना। अब इसको पहले ज्वाइन करवा लेता हूं मैं, ये हुआ डी डी, ये कर लेते हैं ई एंड ई डैश, ठीक हो गया। अब पहले मैंने ए बी से नीचे, ए बी के नीचे वाली साइड में, अब मैंने
बी सी के नीचे वाली साइड में, अब ए सी को मेजर किया है तो ए सी को मेजर किया है तो ए सी के लिहाज से आपने पहले ए के लिहाज से इधर लगा लेनी है आपने। नहीं इधर लगा लेता हूँ मैं। अब सी के लिहाज से आपने आना है जी, नहीं मिलेगी तो हमें मिलाना है। ये ले, थोड़ी दूर दूर बना रहा हूँ ताकि हमारे पास वो कंपास एक ही मरतबा ओपन करनी है। ए सी के लिहाज से जब ओपन कर लिया आपने तो उसी के अकॉर्डिंग आपने दोनों तरफ लाइन लगा लेनी है आपने, ठीक होगी ना। ए सी के लिहाज से अब इसको आपने इसके साथ ज्वाइन कर लेना। जब आप देखेंगे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करना, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो लाइन आपकी सेंटर से बिल्कुल तीनों लाइन एक पॉइंट से गुजर रही होंगी, तो कंकरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट कम, आप इससे कम भी ओपन कर सकते हैं, इतनी भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगी ए डी डी ई ई एफ 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 डैश, ये हमारे पास ओ पॉइंट आ गया। ठीक है, कम से कम आपने इसकी हाफ से ऊपर ओपन करनी है, एक नीचे लगानी एक ऊपर लगानी, इस सेंटर पॉइंट से एक नीचे लगानी इससे और एक ऊपर लगा लेनी आपने। अब इसके लिहाज से बी सी के लिहाज से अब बी को पॉइंट रखना है तो बी के लिहाज से, फिर सी के जाना है तो सी के लिहाज से। अब आपने अगर ए सी के लिहाज से रखना है तो ए पे ड्रा करनी है और सी पे ड्रा कर लेनी है आपने। ठीक हो गया, उसके बाद ए पे ही रहने देनी, ए के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, सी के ऊपर और नीचे, इसी तरह बी के ऊपर और नीचे, ए के ऊपर और नीचे। अब इसी तरह से सिमिलरली सिमिलरली on other two sides EE and FF are perpendicular bisector at a single point। क्या था जी, जिस पॉइंट पे हुए ये वो ओ है। ठीक हो गया, अब हेंस हेंस डी डी ई ई एंड एफ एफ are the perpendicular bisector of the triangle ABC are concurrent at point O। ठीक है, मैंने ये सवाल से लिख दिए, देखें
सवाल में लिखा हुआ है वेरीफाइड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आते हैं हमारे डी डी ई एंड DDEE and FF are the perpendicular bisector of the triangle ABC. Triangle ABC are concurrent at the point O. ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट की डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ। उसमें जी दो साइड्स हैं और जी एक एंगल मौजूद है। ठीक हो गया। यहाँ थी तीन साइड्स, वहाँ है दो साइड्स और एक एंगल मौजूद है। ठीक है, उसमें भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट शो करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं जी साइड्स है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 सेकंड पार्ट है बल्कि जी, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस यहाँ तक लिखनी बहुत आसान होती है। पहली गिवन ट्रायंगल आर द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आगे आप कंस्ट्रक्शंस जैसे मर्जी आप अपने वर्ड्स के अंदर जिस तरह से बना सकते हैं, जितना इजी लगे आपको उस तरह से आप बना लें इसको, और लिखनी ज़रूरी होती है आपके लिए कंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया। डायग्राम बनानी बहुत ज़्यादा ईजी है। अब कहते हैं ड्रा लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी है जी हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर यहाँ से ड्रा करें आप, 1 सेंटीमीटर से लेके जाएं आप उधर 0 तक। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया है जी 7.1 सेंटीमीटर ए बी, 7.1 सेंटीमीटर। अब उसने कहा जी बी के ऊपर एंगल ड्रा करें 135 डिग्री का। 135 डिग्री का एंगल ड्रा कर सकते हैं हम कंपास से। ठीक हो गया ना। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आपने ड्रा करना है। आपने कंपास को ओपन कर लेना है किसी भी साइज के लिए। एक मरतबा जो भी चीज़ आपने ओपन कर लिया वो कोशिश करनी है वो एक मरतबा एक साइड्स के लिहाज से। ये मैंने जी कंपास ओपन कर ली एक। ठीक हो गया। अब यहाँ से जिस जगह पर उसका एज मिल रहा था वहां से एक लाइन लगाएंगे आप। ये जी हमारी 60 की लाइन होती है जी। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट हमारे पास जो एक और लाइन लगाएंगे इसी आर्क के ऊपर जो प्रीवियस आर्क हमने एंगल के लिए लगाई है। ठीक हो गया। अब जो सा है हमारे पास इस आर्क जो लग चुकी है इससे आर्क से ऊपर की तरफ एक लाइन लगाएंगे और इस आर्क से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे। अब ये जो आर्क बन चुकी है ये है जी हमारी 90 डिग्री। अब इस आपने आर्क में से डॉटेड लाइन गुजारनी है, रेफरेंस लाइन होगी है जी हमारी 90 डिग्री। अब डी रख के देखते हैं जी हमारे पास एग्जैक्टली ये 90 डिग्री है जी है। अब हमारे पास जो सी है जी 135 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गई, 100 110 120 130 135। 135 डिग्री पे अब आपने डी रख के 135 डिग्री देख लिया। अब आपने डी के साथ 135 डिग्री बन तो उससे भी जाएगी, देखे ना मैं बताता हूं कैसे। ये मैंने एक लाइन लगा ली और ये कर लिया है जी मैंने। अब ये हो चुका है हमारे पास 135 डिग्री का एंगल। ठीक है। अभी इसको मैं बताता हूँ, ये होगी 60, ये 60 होगी 120, 120 का हाफ हो गया 60 प्लस 30 90, 60 को डिवाइड कर दिया दो आर्क के लिहाज से तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया। अब ये 60 है। अब 60 से आगे हमें 15, 60 60 60 60 120, 120 से हमें 15 चाहिए होता है। आगे इससे आगे फिर हमें रेफरेंस यहाँ हमने 30 पे डिवाइड करना है, 30 और 60, 60 और 30 के दरमियान डिस्टेंस आएगा 30 और 30 का। जब हमारे पास यहाँ 30 का एंगल आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, जब हमारे पास तब हमारे पास ये आर्क क्या करेगी, इसको 60 के लिहाज से अब हम ड्रा करते हैं।
अब ये हमारे पास एंगल बन चुका है हमारा 135 डिग्री। यहाँ से हमने इधर पहले 60 की, फिर 60 की, फिर 90 की बना ले। अब यहाँ पे आपने बना लेनी है, इस 60 से अबव एक लगाएंगे लाइन, तो वो हमारे पास आ जाएगी, वो उस पॉइंट को। अब ये हमारे पास 135 डिग्री का एंगल बन गया। मैं कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक हो गया। चले मैं नेक्स्ट कट्ठी आपको बता देता हूँ, कट्ठी लिखनी है तो कैसे लिखनी है आपने, ठीक है। अब मैंने क्या किया है जी, एक रे ड्रा कर दिया है 31-35 डिग्री के एंगल पर। मैंने एक रे ड्रा कर ली। मुझे यहाँ पर इसको 30 पे डिवाइड करना पड़ेगा, आगे 60 के लिहाज से, फिर 60 से अबव यहाँ पर फिर मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने, आप इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर है तो आप इसको डी से ड्रा कर लें, ठीक हो गया। डी से ड्रा कर लिया मैंने, फिर इसके रेफरेंस मैंने दे दिए ताकि पता चल जाए कि मैंने कंपास से ही ड्रा की है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि अब जो 6 उसने कहा था, ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन जो होनी चाहिए बी से सी, बी से सी क्या होनी चाहिए 6.5 सेंटीमीटर। अब मैंने लिया जी स्केल को रखा जी 6.5 पे रखा मैंने नेल कंपास का, और मैंने उसको क्लोज कर दिया जी के पॉइंट तक। अब 6.5 तक मैंने आर्क लगा लेनी है इस रे के ऊपर। अब जिस रे के ऊपर वहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको सी पॉइंट कह देंगे। रे को वो आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अब ज्वाइन कर देना है जी सी को ए के साथ, मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास गिवन ट्रायंगल और द रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुकी है हमारी, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, हमने करना है कंपास को ओपन करना है। कंपास को ओपन करने के बाद इसके मिड पॉइंट, अब नहीं भी मेरा ये मैं अब आपको बताता हूँ, आपने इसके मिड पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन कर लेनी है, ठीक हो गया। इसके मिड पॉइंट से देखें, ये मैंने कंपास रखी, इसके मिड पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी दरमियान से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन हो। एक आर्क लगा देनी है आपने नीचे, एक आर्क लगा देनी है आपने ऊपर, थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट शेप की। अब आपने इसी को उठाना है, ये पॉइंट पे ले जाना है, ऐसे एक आर्क को गुजार देनी, वो देखें इंटरसेक्ट नहीं हुई, दोबारा आपने वी पे आ जाना है। अब वो इंटरसेक्ट नहीं हुई, फिर से आपने थोड़ी सी नीचे करके बना लेनी, ठीक है। अब ये देख लें, अब इसी तरह से ए पे जाना है आपने। अब आपने फिर इस पॉइंट से गुजारनी है, गुजर गई है, बस ठीक है। आगे आपने देखना है माइनर भी गुजर जाए आपकी तब भी ओके। अब इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से आपने लाइन गुजार देनी, लाइन गुजार दी। अब ए बी सी, ये आया डी और ये डी आया डैश, ठीक हो गया। अब ये था ए बी पॉइंट के लिहाज से अबव एंड बिलो। अब बी सी पॉइंट के लिहाज से, अब इसी तरह से ये देखिए क्या ये सेंटर से ज़्यादा है। अब आपने इसी के पॉइंट के लिहाज से मैंने सी से इधर को ड्रा कर दी एक आर्क। अब इसी तरह से इधर एक आर्क आपने इधर ड्रा कर देनी, सॉरी एक मैंने इधर ड्रा की, ठीक है, एक आपने इधर ड्रा कर देनी। अब एक इधर से ड्रा कर देनी। अभी देखें जो इन दो पॉइंट्स को मिला देना आपने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को यहां से यहां गुजार देना आपने। अच्छा, आपने कोशिश करनी है। अब ये देखें मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद आपने ये देखेंगे ये मेरी लाइन इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, और मैंने इसको लेंथी कर दिया, इसको भी उस लाइन से पास आउट करवा दिया। ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, जरूरी नहीं है ये हमारा पास इंटरसेक्ट डी डी। अब ये आ गया ई ई। अब रह गई हमारे पास एक दो लाइनें हमारे पास रह गई। अब मैंने लिया था बी सी पॉइंट, अब लेना है मैंने सी। और अब ये देखें ये हमारे पास कंपास है यहाँ पर सी पर, और ये मिड पॉइंट है इसका, कम अज कम ये देखें ये लें इधर कर ली।
अब मैंने ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर एक लाइन, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर, ठीक हो गया। ये ले, अब एक लाइन आपने इसी तरह ए से, इसी पॉइंट के रेफरेंस से ए के ऊपर आना है और ऐसे लाइन गुजार देनी इसके ऊपर से, और एक लाइन आपने यहाँ देखी उतनी ही ओपन है तो नहीं बन रही। ये देखिए हमारे पास क्या बात है, ये इधर आई है, ये इधर आई है, बट यहाँ पर नहीं बन रही। कंपास को ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, हमारे पास नहीं ज्वाइन हो रही, तो इस पॉइंट पे नहीं ज्वाइन हो रही, तो कंपास को थोड़ा और ओपन कर लेना। आपने परेशान नहीं होना ये क्या हुआ हमारी ये ज्वाइन नहीं हो रही रेफरेंस लाइन, तो वो देखे ना उसका डिस्टेंस उससे कम है, उसका डिस्टेंस उससे ज़्यादा है। तो अब हमने कंपास को और ज़्यादा ओपन कर लेना है, कंपास को और ज़्यादा जहाँ तक हो सके वहाँ तक ले जाएंगे आपके रेफरेंस पॉइंट। ये देखें ज़्यादा से ज़्यादा ए तक लेके जा सकते हैं आपने यहाँ से। चलें इसको मैंने कंपास को और ओपन कर लिया, तो वो लाइन हमारी वो वहाँ जा रही, कोई इशू नहीं है, हमने वहाँ से वहाँ ज्वाइन ही करवाना है। अब ये देखें यहाँ से एक, सॉरी एक इधर बन गई, तो एक हमने बनानी है जी इधर इस तरह। वो पॉइंट जहाँ पे मिल जाए बस। मैं थोड़ी सी बड़ी कर दी है ताकि पॉइंट आसानी से मिल जाए। ये देखें जी हमारा ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक हो गया। ये देखें अब मिला है हमें पॉइंट, तो ढूंढना मुश्किल नहीं होता, आप पहले भी मिल सकता है, यहाँ मिल जाए यहाँ मिल जाए, हमें वहाँ भी मिल सकता है। अब थोड़ा सा इजीली मिल गया है, थोड़ी सी मैंने आर्क बड़ी लगाई ताकि दूर दूर थोड़ा सा पिक्चर की डस्टी भी ना हो जाए, पिक्चर भी ख़राब ना हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पे वो मिल गई। अब इस लाइन को उस लाइन से हमने ज्वाइन करवाना है। स्केल छोटा लगे तो स्केल बड़ा ले लेना आपने। ये लें आपने, ये लें इसको इससे मिला देना है। अब ये ई ई एफ और एफ डैश, इसलिए ये लेंथ बड़ी कर ली हमारे पास, वो थोड़ी सी डायाग्राम लेंथी थी। अब ये हमारे पास एफ और एफ डैश मिल गए हैं हमारे पास, ये थे हमारे पास कंकरेंट पॉइंट। क्या हुआ इनका, ये ओ, ये देखें ओ ढूंढना जरूरी था। ये देखें ओ, तीनों लाइनें एक पॉइंट ओ से मिली हैं, ये पॉइंट क्या है, कंकरेंट पॉइंट है, ठीक हो गया। अब मैं लिखता हूं जी इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है जी, कंस्ट्रक्शंस लिखता हूं। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 7.1 सेंटीमीटर, आप कई जगह पे देखेंगे वहां कंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी होती, याद रखिएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक मरतबा एक कंस्ट्रक्शंस को लिख दिया जाता है, बार बार रिपीट नहीं होता। पहले क्वेश्चन में आपकी एक कंस्ट्रक्शंस लिख दी है, दोबारा आपकी वो कंस्ट्रक्शंस को रिपीट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। वो आगे से स्टार्ट कर लेगा जहां से उसकी नीड है उतनी वो। लेकिन आपने जब क्वेश्चन करना है तो आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट से ही लेनी है, हर क्वेश्चन की स्टार्ट से ही लेनी है आपने कंस्ट्रक्शन, इस बात को याद रखना है। बच्चे ऐसा क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन आदि खा जाते हैं और आदि से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि खुलासे बहुत सी बुक्स के अंदर, बहुत से नोट्स के अंदर ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन जोन सी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहली मरतबा एक मरतबा कहते हैं जी हमने इतनी कंस्ट्रक्शन से थी, उसके बाद रिपीटिंग है पिछली प्रीवियस जोन सी है वो हमारी वहाँ से ही होती है, ठीक हो गया। अब क्या है हमारे पास, फिर हमने क्या किया था, एंगल ड्रा किया था, रे ड्रा कर ली मैंने, उसको बताना नहीं है किससे ड्रा की है, बस ये कह देना ये हमने ड्रा आर रे। एट 135 डिग्री, 135 डिग्री पर
विद सेंटर बी पे। सेंटर बी पे मैंने जी क्या किया जी 135 डिग्री की रे ड्रा कर ली। अब क्या किया था इसके बाद मैंने जी ये आर्क ड्रा की थी, ड्रा एन आर्क 6.5 सेंटीमीटर थी जी, ड्रा एन आर्क 6.5 सेंटीमीटर which at center B, ड्रा एन आर्क 6.5 सेंटीमीटर एट सेंटर बी, सेंटर बी के ऊपर मैंने आर्क ड्रा की, विच कट द प्रीवियस रे एट पॉइंट सी। पॉइंट सी का जिक्र करना जरूरी था, इस वजह से मैंने कह दिया विच कट्स द प्रीवियस रे एट पॉइंट सी। फिर इसके बाद क्या किया था हमने, ज्वाइन कर दिया था सी विद ए, ज्वाइन सी विद ए, ज्वाइन कर दिया मैंने, ज्वाइन सी विद ए के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। अब क्या हुई, गिवन ट्रायंगल ABC is the required triangle, इसके बाद आती है जी हमारे पास, हमने अबव एंड बिलो सारी वही कंस्ट्रक्शन जो पीछे वाली की थी, हमने ड्रा एन आर्क विद सेंटर बी, वन अबव एंड बिलो फ्रॉम दी मेजरमेंट ए बी। फिर इसी तरह से सिमिलर ये भी आ जाएगी, ड्रा एन आर्क विद सेंटर ए, वन अबव एंड वन बिलो फ्रॉम दी ए बी, इट इंटरसेक्ट द प्रीवियस टू आर्क्स, पहली दो। तो यही डी डी, यही हमारे पॉइंट दिए, डी डी ई ई एफ एफ, यही पॉइंट्स थे मेरे, और जिनको हमारे पास फिर क्या होगा, ओ similarly on the other two, or D D E E F F are the perpendicular bisector of the triangle, A B C are the congruent। पीछे हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन जो हमने की है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से 6 7 8 9 और हेंस वाला सारे का सारा सेम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के प्रीवियस पार्ट की तरह। अब यहाँ क्या है जी, प्रीवियस एज गिवन जो हमने की है वही हमारे पास आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। होपफुली उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी कंस्ट्रक्शंस में 6 7 पॉइंट 8 पॉइंट आपको जैसे भी आपने लिखने हैं वो लिख लें। तो आप देखें जैसे मुझे यहाँ मुश्किल आई थी कि मेरे ये ज्वाइन नहीं हो रहा था, यहाँ आपने परेशान नहीं होना, कंपस को और ओपन कर लेना है और ओवर ओपन करके आर्क ड्रा कर देना है आपने, जहाँ भी बने आर्क वो आपने ड्रा कर लेना। थोड़ी सी ये देखें आर्क ओपन करेंगे ज़्यादा, तो कंपस को ओपन करेंगे ज़्यादा तो आर्क अच्छी से आपकी दूर दूर ड्रा होगी और डायग्राम थोड़ी सी खुली खुली बनेगी जो खूबसूरत भी लगेगी। कंजस्टेड बनाएंगे वो थोड़ा सा कचरा कचरा सा बन जाएगा, इस तरह से बनाएगी डायग्राम खूबसूरत लगती है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।